अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों, हम लोग इर्तिक़ा की बात कर रहे हैं और इर्तिक़ा के अंदर हम बात कर रहे हैं एविडेंसेस की कि इर्तिक़ा होता है। इसके बहुत सारे सबूत दिए गए हैं। तो उसमें से एक जो सबूत आज हम पढ़ने वाले हैं या जिसको सबूत के तौर पे पेश किया जाता है कि इर्तिक़ा होता है, इसको पेश किया जाता है। तो उसमें एक सबूत है जिसको हम ये कहते हैं जिसके अंदर कंपैरिजन किया जाता है, जिसके अंदर तकाबुल किया जाता है। एक चीज को दूसरी चीज के साथ तकाबुल करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक चीज दूसरी चीज से कितनी ज्यादा अलग है और एक चीज दूसरी चीज के कितनी ज्यादा करीबी है, उसके अंदर कितनी ज्यादा मुतशाबिहत है, क्या कितनी वो एक दूसरे के जैसी है। इस तरह से भी क्या किया गया है, इर्तिक़ा के सबूत को पेश किया गया है। तो इन इर्तिक़ा के सबूत को जिसमें तकाबुल किया जाता है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का, सिफात का, तो उसको कहा जाता है तकाबुली एनाटॉमी। क्या कहा जाता है उसको? तकाबुली एनाटॉमी और तकाबुली मॉर्फोलॉजी। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो इर्तिक़ा के सबूत में जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को और जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को कंपेयर किया गया, तकाबुल किया गया, उन दोनों को एक दूसरे के साथ मवाजना किया गया, उसको हम देखेंगे कि किस तरह से उसको पेश किया गया। तो सबसे पहली चीज ये कि तकाबुली एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि आज के जितने भी जानदार हैं और कई सालों पहले जितने भी जानदार थे, जितने भी हम यहाँ बार बार जानदारों के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या है? उज़्वे। तो जितने भी जानदार थे जो आज दुनिया में मौजूद है और आज से पहले जो दुनिया में मौजूद थे, उन जानदारों के दरमियान हमको क्या होगा, उनके अंदर हमको कुछ चीजें मुमासिल दिखेंगी, एक जैसी दिखेंगी, और कुछ हमको क्या दिखाई देते हैं, फर्क दिखाई देते हैं। तो अब हम ये कहेंगे कि कुछ जानदार ऐसे थे जो इसी जमाने में दुनिया में मौजूद थे लेकिन आज वो खत्म हो गए, और आज जो जानदार है जो दुनिया के अंदर मौजूद है, उनको स्ट्रक्चर, अगर उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को अगर उन जानदारों के साथ कंपेयर किया जाए तो हमको ऐसा लगता है कि जिस तरह के जानदार आज है इस तरह के जानदार पहले भी थे। इसका मतलब जब से दुनिया वजूद में आई तब से धीरे धीरे जानदारों के अंदर तब्दीली होते गई, चेंज होते गया, इर्तिक़ा होता गया। अब इसकी मिसाल किस तरह से की जाती है? तो इसकी मिसाल में ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारे बॉडी के अंदर या हमारे जिस्म के अंदर, अगर हम इंसानी जिस्म के अंदर अगर बात करें तो दो है। एक है अगले जवारे यानी जवारे, यानी हमारे बॉडी के जो जिस्म के अज्जा है उसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? जवारे, यानी हमारे हाथ, पाँव, है ना, ये जो है हमारे जवारे कहलाते हैं। तो हाथों की और पैरों की अगर बात करें तो अगर आप यही इंसान में, फिर इसको अगर चीते में कंपेयर करें, इसको बील में कंपेयर करें, इसको चमगादड़ में कंपेयर करें, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो अगले जवारे हैं, ये जो अगले जवारे हैं, हमारे अगले जवारे बोलेंगे, या हम ये कहेंगे कि जो हमारे हाथ है, इन हाथों को अगर आप दूसरे जानदारों के अंदर अगर कंपेयर करना चाहे, इन हाथों की साख्त को अगर आप दूसरे जानदारों के अंदर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इनके अंदर बहुत ज्यादा बनने के हिसाब से, किस तरह से ये बनाए गए हैं, अगर उस हिसाब से अगर इनको देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ममासिलत देखने को मिलेगी। लेकिन इनके काम अलग अलग है, इनके फंक्शंस अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अगले जवारे हैं, इनके बनाने में सेम स्ट्रक्चर है, ये बने हुए हैं एक जैसे, लेकिन इनके काम अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अगले जवारे की स्पेशली खुसूसी तौर पे अगर हड्डियों की बात करें तो व्हील की, चमगादड़ों की, चीता की और इंसान, ये सब के सब कौन से हैं? ये सब पिस्तानिये हैं, ये दूध देने वाले हैं, या इनके अंदर पिस्तानिये, इनके अंदर गुदूद होते हैं। तो अगर इन सब के अंदर अगर हम बात करें तो अगले जवारे की अगर बात करें तो इंसानों के अंदर ये हाथ का रोल प्ले करते हैं, कोई चीज उठाने में मदद करते हैं। चीते के अंदर अगर बात करें तो ये पाँव का रोल प्ले करते हैं या शिकार को पकड़ने का रोल प्ले करते हैं। व्हील के अंदर अगर ये बात करें तो ये चप्पू बन जाते हैं, तैरने में मदद करते हैं। चमगादड़ के अंदर अगर बात करें तो ये इनके पाँव बन जाते हैं और उनको ये इनके ये पर बन जाते हैं और पर बन के ये इनको हवा में उड़ने में मदद करते हैं। अब अगर इन अगले जवारे की हड्डियों की अगर बात करें तो इन अगले जवारों की हड्डियों के अंदर अगर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा,
तो इन अगले जवारे की हड्डियों के अंदर आपको एनाटॉमिकल जो साख्त देखने को मिलेगी, वो एनाटॉमिकल साख्त कैसी है? एक जैसी कैसी है कि जितने भी अगले जवारे हैं उनके अंदर ह्यूमरस है, उसके अंदर रेडियस है, उनके अंदर अल्ना है, उनके अंदर कार्पसल्स है, उनके अंदर मेटाकार्पसल्स है, और उनके अंदर क्या है? फेलेंजिस। अगर ये जो बोन है, इस बोन को कहा जाता है ह्यूमरस। ये जो दोनों बोन है, इसमें से एक रेडियस है, दूसरी है अल्ना। तीसरी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? कार्पसल्स है। फिर कार्पसल्स के बाद अगर बात करेंगे तो क्या है? मेटाकार्पसल्स। और मेटाकार्पसल्स के बाद कौन सी आती है? फेलेंजिस। तो आप ये देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है, ह्यूमरस, ह्यूमरस है तो आदमी के इंसान के जिस्म में भी है, ह्यूमरस चीते के जिस्म में भी है, ह्यूमरस व्हील के जिस्म में भी है, और ह्यूमरस चमगादड़ के पास भी है। इसी तरह से अगर बात करें रेडियस और अल्ना की, तो रेडियस और अल्ना इंसान के जिस्म में भी है, रेडियस और अल्ना चीते के जिस्म में भी है, रेडियस और अल्ना व्हील के जिस्म में भी है, और रेडियस और अल्ना चमगादड़ के जिस्म में भी है। इसी तरह से अगर कार्पसल्स की बात करें तो इंसानों के दरमियान भी है, इंसानों के अगले जवारे में भी है, चीते के अगले जवारे में भी है, व्हील के अगले जवारे में भी है, और चमगादड़ के अगले जवारे में भी है। इसी तरह से मेटाकार्पसल्स और फेलेंजिस की भी बात करें तो वो इंसानों में भी है, चीते में भी है, व्हील में भी है, चमगादड़ में भी है। तो ये जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, जो जानदारों के अंदर एक जैसा है, लेकिन ये अगले जवारे ये काम करने के एतबार से एक दूसरे से अलग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, या जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता गया, उस इन्वायरमेंट के, उस माहौल के एतबार से जानदारों ने अपने अंदर तब्दीलियां करते गए। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कह रहे थे कि जब दुनिया वजूद में आई, तो दुनिया जब वजूद में आई तो दुनिया के अंदर सबसे पहले पानी के अंदर सिर्फ पानी मौजूद था, और पानी में रहने वाले जितने भी जानदार थे, सारे जानदार पानी में रहते थे। लेकिन जब उनको ग़िज़ा की कमी पड़ी तो कुछ जानदार जमीन पे चले गए, कुछ जानदार ऐसे थे जो जमीन पे भी रहते थे, पानी में भी रहते थे। फिर कुछ जानदार ऐसे रहे जो सिर्फ जमीन पे रहने लगे, कुछ जानदार ऐसे थे जो जमीन पे रहे लेकिन उनको खाने के लिए और चीजें चाहिए, तो उनको कमी होने लगी, तो जमीन से वो दरख्तों पे चढ़ गए, दरख्तों पे रहने लगे। फिर वहां से एक जगह से दूसरी जगह वो जाने लगे, कुछ चल के जाने लगे, कुछ उड़कर जाने लगे। तो ये जो कंपैरेटिव एनाटॉमी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इससे क्या समझ में आता? इससे ये समझ में आता कि पहले एक जानदार का वजूद हुआ जो पानी में पैदा हुआ, या पानी में वो उसका वजूद हुआ, और पानी से फिर वो जमीन पे आया, फिर जमीन से दरख्त पर आया, फिर दरख्त से वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जाने के लिए उड़ने लगा, या एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ जाने के लिए वो चलने लगा। इस तरह से उनके जिस्म के अंदर अलग अलग क्या होती गई? तब्दीलियां होती गई। उनके माहौल के हिसाब से उनके जिस्म के अंदर क्या होते गए? चेंज होते गए। इसी को वो कहते हैं कि इर्तिका हुआ, तब्दीली हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तकाबुली एनाटॉमी के अकॉर्डिंग भी इन्होंने कई सारे सबूत दिए कि इर्तिका होता है। बस अगर हम ये बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जानदार हैं, इन जानवरों में एक ही साख्त मुख्तलिफ ज़रूरतों से मुताबिकत रखने की वजह से मुख्तलिफ रुजू पर नमू पा गई थी। यानी जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता गया, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से सरवाइव करने के लिए, वहां पर जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपने आप को तब्दील करने की क्या किए? कोशिश की, और वो उसी का हिस्सा बन के रह गए। अब जब इस तरह का इर्तिका होता है, इस तरह का इवोल्यूशन होता है, तो इस इवोल्यूशन को क्या कहते हैं? इस इवोल्यूशन को कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब आप लोगों ने कभी रास्ता देखे? एक रास्ता जब आप हाईवे पे चल रहे हैं तो अचानक में आपको दो अलग अलग रास्ते इस तरह से दिखाई देते हैं कि आपको लगता है कि एक रास्ता लेफ्ट में जा रहा है, दूसरा रास्ता राइट में जा रहा है। तो ये जो लेफ्ट और राइट को जो डिवाइड कर रहा है, तो उसको कहा जाता है डाइवर्ट। उसको कहा जाता है डाइवर्ट करना, अलग करना, एक दूसरे से अलग करने वाला जो जॉइंट होता है उसको कहते हैं डाइवर्ट। तो इसी तरह से इंसानों के अंदर भी क्या हुआ? जानदारों के अंदर भी क्या हुआ? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। जो जानदार पानी में रहे उनके अंदर चप्पू जैसे
फ्लिप बन गए, जो जानदार हवा में रहे उनके पर बन गए, जो जानदार जमीन पे चलते थे उनको शिकार करना था तो उनके पास क्या हो गया, वो पाँव बन गया जिसके जरिए वो शिकार करते थे। तो इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे उनके अगले जवाहरे के अंदर क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, इर्तिका हुआ, और इस तरह से जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर थे वो तो सेम थे, लेकिन उनके फंक्शन के हिसाब से वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, उनका शेप अलग हो गया, उनका स्ट्रक्चर अलग हो गया, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या हो गई, अलग अलग होते चले गए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या कहते हैं उसको, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और इस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर चूंकि जो हड्डियां हैं, जो बोन है वो एक जैसी है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, होमोलोगस साख्त। क्या कहते हैं उनको, ऐसी साख्तें जो कैसी है, होमोलोगस है। होमोलोगस मतलब मुशाबा है, एक जैसी है। यानी हम ये कह रहे हैं कि इनके जो अगले जवारे हैं उसमें क्या है, उसमें ह्यूमरस है, उसमें रेडियस अल्ना है, उसमें कार्पसल्स है, मेटाकार्पसल्स है, फेलेंजिस है। ये होमोलॉजी है, ये एक जैसे उनके अंदर क्या है, साख्ते हैं। तो ये बहुत बुनियादी पॉइंट है बच्चों, इसको समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए। अगर इसमें कोई डाउट आपको आता है तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। नाउ एक और चीज है जिसको हम समझ सकते हैं, वो क्या है कि अगर होमोलॉजी की अगर बात करें तो होमोलॉजी क्या हो सकती है, मुश्तरक आबा व अजदाद की तरफ इशारा करती है। यानी जिस तरह से हमने कहा कि होमोलोगस स्ट्रक्चर है, होमोलोगस स्ट्रक्चर मतलब रेडियस अल्ना है ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजिस, ये सारे स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये है कि ये जितने भी जानदार, चमगादड़ या ह्यूमन है या चीता है, ये सब एक ही किसी जानदार से इवॉल्व हुए, एक ही जानदार से ये बने। तो ये जो होमोलॉजी, ये हमको इस बात का इशारा देता है कि ये जितने भी जानदार है इनके आबा वो अजदाद मुश्तरक है, एक ही इनके आबा वो अजदाद है। फिर इसी तरह से अगर हम वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो वर्टिब्रेट्स के दिलों की बात करें, यानी आप लोगों को मालूम है वर्टिब्रेट्स की जो दिल है, तो दिल के अंदर क्या है, दिल के अंदर खाने हैं। तो पहले अगर बात करेंगे आप तो दिल के अंदर 2 खाने, फिर 3 खाने, फिर 4 खाने, या उससे पहले की भी अगर बात करें तो यहाँ पर समझ में आता है कि 2 खाने, फिर उसके बाद 3 खाने, फिर उसके बाद 4 खाने। तो जिस तरह की उनको इन्वायरमेंट आई, जिस तरह की उनको नीड पड़ी, उसके अकॉर्डिंग उनके दिल के अंदर इवोल्यूशन हुआ। तो किसी में 2 खाने बन गए, फिर बाद में आगे चल के 3 खाने बन गए, फिर आगे चल के 4 खाने बनते चले गए, इस तरह से। फिर अगर दिमाग की बात करें तो दिमाग भी देखिए आप, कुछ जानदारों के अंदर जो दिमाग है वो दिमाग सिर्फ गैंग्लियन स्ट्रक्चर है, यानी कुछ न्यूरॉन है और न्यूरॉन के बंचेस की शक्ल में है। कुछ और जानदार है जिनके अंदर वही ब्रेन के जो पार्ट्स है, तो किसी के अंदर 3 पार्ट्स है, किसी के अंदर 2 पार्ट्स है, किसी के अंदर वो पार्ट्स का साइज अलग है, किसी के अंदर वो पार्ट्स का साइज अलग है। तो ये जो हुआ, ये सारा क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। और ये इवोल्यूशन उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हुआ, उनकी जरूरत के हिसाब से हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर जब भी हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की, मॉर्फोलॉजी की अगर बात करेंगे तो आपके जहन में 3 एग्जांपल्स याद रहना चाहिए। एक एग्जांपल जो है जवारे की है, हाथों की है, या हम आसानी से समझने के लिए कहेंगे कि हाथ यानी अगले जवारे की। दूसरा दिल की एग्जांपल लेंगे, और तीसरी जो एग्जांपल रहेंगी वो दिमाग की रहेगी। इसी तरह से ये तो हो गया था कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है बट एक दूसरे के जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन में बात करें तो पौधों में 2 पौधे, एक पौधा है जिसको कहते हैं बोगनविलिया, और दूसरा है कुकुरबिटा। एक है बोगनविला और दूसरा है कुकुरबिटा। ये दोनों के दरमियान आपको क्या देखने को मिलेगा, एक के अंदर होते हैं कांटे और दूसरे के अंदर होते हैं बेल डोरे, यानी टेंड्रिल्स। एक के अंदर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, और एक के अंदर क्या होते हैं, बेल डोरे होते हैं। और ये क्या है, ये होमोलॉजी को जाहिर करते हैं। ये किसको जाहिर करते हैं, होमोलॉजी को जाहिर करते हैं। और ये जो होमोलॉजी है, ये होमोलॉजी इख्तिलाफ इर्तिखा यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पर मुबनी है। किस पर मुबनी है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि एक है बोगनविलिया, बोगनविलिया के अंदर वही स्ट्रक्चर है, उसने क्या बना के रखा है, कांटा। दूसरा कुकुरबिटा है जिसने क्या बना के रखा हुआ है, टेंड्रिल्स। तो हम यहाँ पर भी अगेन 2 बातें करेंगे कि यहाँ पर भी होमोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, अकॉर्डिंग टू नीड इन्होंने अपने आप को क्या किया हुआ है, तब्दील किया हुआ है। यहाँ पर प्रोटेक्शन करना है इसलिए काटे हैं,
यहाँ पर इसको और लंबा जाना है, उसको और बढ़ना है, तो फिर इसको क्या है कि इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल से इसको बड़ा होना है, क्योंकि इसके जो स्टेम है ये बहुत कमजोर है और ये ऊपर तक नहीं जा सकता। तो अब ये जो टेंड्रिल्स है, ये जो डोरे है, ये इसकी हेल्प करेगा एक जगह से दूसरी जगह बढ़ने के लिए, क्योंकि ये थ्रेड की तरह यानी धागे की तरह ये क्या करता है, रोल प्ले करता है। फिर अगर हम ये बात करें कि एनालॉजी की अगर बात करें, तो एक ऐसी सूरत हाल की तरफ इशारा करती है जो इसके बिल्कुल उलट है। यानी अगर हम होमोलॉजी के बाद अगर एनालॉजी की बात करेंगे, तो एनालॉजी के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, एनालॉजी के अंदर हमको ये देखने को मिलेगा कि जिस तरह से हम होमोलॉजी के अंदर बात कर रहे हैं कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इनके सेम है, फंक्शंस अलग अलग है, तो अब एनालॉजी के अंदर इसका पूरा अपोजिट हो जाएगा। जैसे अगर हम तितली परिंदों के पर, यानी तितली और परिंदों के पर एक जैसे लगते हैं, अगर हम तितली को देखें या परिंदों को देखें तो हमको ऐसा लगता है कि इनके जो पर है एक जैसे हैं, हालांकि वो एक जैसे सिर्फ क्या करते हैं, काम करते हैं, मगर एक जैसी साख्तें उनके अंदर मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें आप बर्ड्स की, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें बैट की, और एग्जाम्पल के लिए अगर आप बात करें इंसेक्ट्स की, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये भी उड़ने में मदद करता है, ये भी उड़ने में मदद करता है, ये भी उसको उड़ने में मदद करता है। लेकिन अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें, इनके अगर बॉडी, इनके जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो एनाटॉमी है, उसकी अगर बात करें, इसकी साख्त की अगर बात करें, मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो ये अलग अलग है। जैसे अगर यहाँ बात करें तो यहाँ फीदर्स है, यहाँ फीदर्स है, यहाँ अगर बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ किस तरह के स्ट्रक्चर है, यहाँ फीदर्स नहीं है। और अगर इनकी बात करें, यहाँ फीदर्स है, लेकिन इन फीदर्स के अंदर कोई स्पेशल जॉइंट नहीं है, यहाँ पर कोई स्पेशल तरह की बोन्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो साख्ते हैं, ये तीनों की साख्ते कैसी है, अलग अलग है, लेकिन ये तीनों के काम एक है। तीनों भी उड़ने में मदद करते हैं, लेकिन तीनों के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा नहीं है। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि जो एनालॉगस साख्ते हैं, जो एनालॉगस साख्ते हैं, वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वो क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस साख्ते ये क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब यह है कि अलग अलग जानदार थे, लेकिन उनके जरूरत के हिसाब से उन्होंने अपने अंदर एक जैसी तब्दीलियां कर ली, उसको कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। किसी चीज के अंदर अपनी जरूरत के हिसाब से तब्दीली लाना, उसको कहते हैं कन्वर्ट होना या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मुख्तलिफ साख्ते जो एक ही काम के लिए इर्तिखा पाए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि मुख्तलिफ अलग अलग साख्ते हैं, बट उन्होंने क्या किया, वो एक ही काम के लिए उन्होंने क्या किया, इर्तिखा किया और पस ममासलत रखी। यानी इनके अंदर इस तरह का, साख्तों के अंदर इस तरह की तब्दीली हुई और वो तब्दीली एक जैसी दिखने लगी। हालांकि वो एक जैसी नहीं है, लेकिन वो एक जैसी दिखने लगी। और क्यों दिखने लगी, क्योंकि उनको काम एक जैसा करना है। तो एक जैसे काम करने के लिए अगर साख्तें अपने आप को तब्दील करती है, एक जैसे बन जाती है, तब हम उसको कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉजी की दूसरी अगर मिसालें हम ले, तो एक है ऑक्टोपस, दूसरा है पिस्तानियों की आंख, या हम कहेंगे पेंगुइन, और डॉल्फिन्स के फ्लिपर्स। यहाँ पर एक और बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी, जो मैंने फोटो आपके सामने रखा है एनालॉगस स्ट्रक्चर के, कि अगर हम डॉल्फिन की बात करें, या हम पेंगुइन बर्ड्स की बात करें, या हम शार्क की बात करें, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो डॉल्फिन है ये मैमल है, ये जो पेंगुइन है ये बर्ड है, और ये जो शार्क है ये फिन है। तो इनके अंदर क्या है कि मैमल्स, इनके पास फ्लिपर बने हुए हैं, इनके पास इसी स्ट्रक्चर से क्या बना हुआ है, विंग बना हुआ है, और यहाँ पर क्या बना हुआ है, फिन। ये तीनों भी एक ही फैमिली के मेंबर है, बट इनके पास जो काम है, उस काम के हिसाब से इन्होंने अपने अंदर क्या किया है, तब्दील किया। ये भी पानी में रहता है, ये भी पानी में रहता है, ये भी पानी में रहता है। लेकिन अगर इनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे, तो इनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, एक जैसी नहीं है।
बट क्योंकि ये फंक्शन या पानी है और तीनों को भी पानी में तैरना है, इसलिए तीनों ने अपने पास क्या बना के रखे हैं, फ्लिपर बना के रखे हैं, जिसके जरिए वो आसानी से क्या कर सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं। इनकी जो साख्तें हैं, तीनों की भी साख्तें अलग अलग है, लेकिन चूंकि फंक्शन काम उनको एक ही करना है, इसलिए ये साख्तें एक जैसी बनी है, इन्होंने अपने आप को तब्दील किया है, तब इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसको आपको याद रखना है कि काम के हिसाब से अलग अलग और काम के हिसाब से एक जैसे। काम के हिसाब से अगर वो अलग अलग होते हैं तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और काम के हिसाब से अगर वो एक जैसे होते जाते हैं तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। काम के हिसाब से अगर वो अलग अलग होते हैं तो होमोलॉगस इवोल्यूशन, और काम के हिसाब से अगर वो एक जैसे होते जाते हैं तो वो एक दूसरे के क्या बनाते हैं, एनालॉजी बनाते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं जबकि वो होते नहीं है। ये क्या, यहाँ पर एक चीज और ये है कि ये कहा जा सकता है कि ये एक जैसा महलो वफू है, यानी इनको क्या है कि एक जैसा इन्वायरमेंट मिला हुआ है, इसलिए एक जैसा इन्वायरमेंट की वजह से उन्होंने अपने अंदर तब्दीली की है, जिसका नतीजा ये हुआ कि उज़ुइयों के मुख्तलिफ ग्रोह में एक ही काम करने के लिए एक जैसी तवाफुकी खूबियों का इंतखाब होता है, यानी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन उनका हुआ जो एक जैसे है। शकरकंदी यानी तरमीम शुदा जड़ और आलू यानी तरमीम शुदा तना एनोलॉजी की दूसरी मिसालें हैं। यानी अगर आप शकरकंद को देखेंगे, यानी आप जिसको हम अक्सर रतालू बोलते हैं, और दूसरा है आलू है, तो ये दोनों भी चीजें एक अलग अलग चीजें हैं। एक तरमीम शुदा जड़ है और एक तरमीम शुदा तना है, यानी एक तरमीम शुदा जड़ है और दूसरा तरमीम शुदा क्या है, तना है। लेकिन अगर आप दोनों को देखेंगे तो आपको दोनों भी एक जैसे लगेंगे, आपको लगेगा ये कि एक जड़ है और दूसरा तना है। यानी जो आलू हम खाते हैं बेसिकली ये क्या होता है, ये फल नहीं होता बल्कि ये तना है, यानी उस दरख्त का वो तना है, और शकरकंद ये जड़ है। लेकिन दिखने में दोनों भी एक जैसे दिखाई देते हैं, दोनों भी एक दूसरे के क्या है, एनालॉगस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज को जिसको याद रखना है कि इनके काम एक जैसे है, और काम एक जैसे होने की वजह से इन्होंने अपना शेप भी एक जैसा करके लिया हुआ है, और इसीलिए इस तरह के इर्तिखा को, इस तरह के इवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरह से जानदारों के अंदर इवोल्यूशन हुआ, तब्दीलियां हुई, किस तरह से उन्होंने अपने आप को अलग अलग किया, किस तरह से वो एक दूसरे के जैसे बने। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में